जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, ये करंट अफेयर्स की ये बेसिकली एक्स्ट्रा क्लास है आप लोगों की। पिछले हफ्ते के दो टॉपिक्स जो है वो हमारे छूट गए थे, तो आज हम इन दो टॉपिक्स को जो है वो कवर अप करेंगे। ज़्यादा बड़ी जो है वो क्लास नहीं होगी ये वाली। और रूल्स तो आप रेगुलर स्टूडेंट्स को पता ही है कि आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और वही चीज़ जो मैं आपको दूंगा वो आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पहले तो मैं आपको पुराने कमेंट्स जो है बता देता हूँ, यानी कि पुराने लेक्चर्स में किन स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं। तो गौरव ने कमेंट किया है, वेरी गुड, अपने आंसर्स लिखते रहिए गाइस। प्रीति मिश्रा, बहुत बढ़िया। पंडित राहुल जी का आया है कि मैंने पेड कोर्स लिया है, लेकिन वर्किंग होने से टाइम 5 या 6 घंटे निकल। अरे 5 6 घंटे बहुत बढ़िया है यार। देखो राहुल, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप 5 घंटे जो है वो निकाल रहे हो तो मोर देन सफिशियंट है 5 घंटे। बट हाँ, कंसिस्टेंसी है। आपने सोचा है कि आपको रेगुलरली 5 घंटे पढ़ना है, तो दैट मीन्स 5 घंटे। देखो, 1 घंटे की करंट अफेयर्स की ऑलमोस्ट क्लास बनती है आपकी, है ना। और फिर 2 घंटे आपको अपने जीएस पे जो है वो देना है, तो 3 घंटे की ये क्लास हो गई। 1 घंटे अपने रिवीजन को जो है वो दो, राइट। और 1 घंटा स्पेयर में जो है वो अलग से जो है वो निकाल के रखो। बस इतना आप रेगुलर करो। 1 साल तक मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको पूरे जितने भी सिलेबस है वो आपका कंप्लीट होगा। आपने अगर पेड कोर्स ले रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक रूटीन फॉलो करना है। जैसे कि आपको एक रोज करंट अफेयर्स की क्लास देखनी है, चेक इन मतलब चेक, आपने टिक मार्क कर दिया कि हाँ भाई देख लिया आज करंट अफेयर्स की क्लास से। रिमाइंडर लगाओ, रोज सुबह उठकर जो है पर्ची पे जो है वो लिखो कि आप करंट अफेयर्स की क्लास करनी है। एक पर्ची करंट अफेयर्स की क्लास, दूसरी पर्ची जो है वो आप डाल दो अपनी उसकी। मतलब डेली ऐसा करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, अपने टास्क को कैसे डिफाइन करता हूँ मैं आपको समझाता हूँ। मैं बाजार में बहुत मतलब 20 30 रुपए के वो मिलते हैं स्टिकी स्टिकी नोट्स, वो जो होते हैं ना पतले वाले स्ट्रिप वाले, वो लाल पीले हरे नीले टाइप के जो रहते हैं ना, अलग अलग कलर के, येलो कलर के हाईलाइट, जिसको आप बुक के पेज के बीच में बुक मार्क के तौर पर जो है वो चिपका देते हो। तो वो छोटे वाले ले लो आप, राइट। तो ये बेसिकली करीब मान के चलो कि 200 300 जो है वो मिल जाएंगे आपको 20 30 रुपए में, राइट। तो आप क्या करो, जैसे कि आपका लैपटॉप पे आप पढ़ रहे हो तो आप उस पर 4 पर्ची जो है वो आज की डेट की जो है वो चिपका दो। उस पर्ची के ऊपर लिखो कि एक करंट अफेयर, दूसरी पर्ची पे जो है वो आप लिख दो कि ये, तीसरी पे ये, चौथी पे ये। फिर एक बॉक्स जो है वो बना के रखो और उस बॉक्स को भरते रहो, राइट। और आपका एक रूटीन होना चाहिए कि भाई आपने सुबह उठे और आपकी 4 पर्ची आपने लगा दी, और एट द एंड ऑफ द डे वो 4 पर्ची पूरी खत्म होनी चाहिए, है ना। कि एक करंट अफेयर्स की लगा दो, एक जनरल स्टडीज की लगा दो, और उसमें टास्क दो अपने आप को कि जनरल स्टडीज बोला है तो मतलब मुझे 2 लेक्चर जनरल स्टडीज के देखने हैं और उसके नोट्स बनाने हैं। तो 2 लेक्चर 2 ढाई घंटे हो गए, है ना, जनरल स्टडीज के। एक करंट अफेयर्स का लेक्चर वो कभी 45 मिनट का आता है, कभी 30 मिनट का आता है, कभी 1 घंटे का आता है, वो देख लो, राइट। तो आपके 3 1 घंटे कहीं नहीं गए। 1 घंटे नोट्स बनाने के लिए मान लिया अपन ने, है ना, 4 घंटे हो गए। और 5वां घंटा रिवीजन करने के लिए और इन सब चीजों के लिए रहो, स्पेयर करो। बस इतना करो अभी इनिशियली। शुरू तो करो आप, एक बार अपना माइंड को बताओ कि मुझे ये करना है। तो कैसे नहीं होगा? देखो यार, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, ये मैं आपको साइकोलॉजिकल चीज बता रहा हूं जो आपको काफी हेल्प करेगी। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में उठ नहीं पाते, राइट। बहुत दिक्कतें आती हैं उनको मॉर्निंग में उठने में, है ना। तो कभी इमेजिन किया है कि जब हमारी मॉर्निंग में सुबह 5 बजे फ्लाइट होती है, या सुबह 4 बजे ट्रेन होती है, राइट, या बस से निकलना रहता है सुबह रात में 3 बजे, तो ऐसा नहीं होता कि अचानक से 3 बजे से पहले ही नींद खुल जाती है? होता है कि नहीं होता? सबको पता है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को हमने बता दिया है कि बेटा अगर ट्रेन छूटी या फ्लाइट छूटी ना तो बड़ा नुकसान हो जाना है, पहुंचना वहां पर जरूरी है। बट आप लोग सबसे बड़ी गलती बताऊं क्या करते हो, अपने करियर तक पहुंचने के लिए अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं कर रहे हो। आप अपने माइंड को अभी भी रेगुलर तरीके से जो है वो रखे हुए हो। नहीं भाई, आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपना आज का रूटीन चेंज करना पड़ेगा। आज की पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ेगी। अभी तक की जो आपकी पर्सनालिटी थी उस वजह से अभी आज की डेट में आप जहां हो वहां पे हो। बट आने वाले समय में आपको अपनी पर्सनालिटी कुछ और बनानी है, तो आज की डेट में अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो करियर बनाना है तो आज का डेली रूटीन आपको कवर करना पड़ेगा। दिस एग्जामिनेशन इज अ मैराथन। ये बेसिकली 400 मीटर की रेस जो है वो नहीं है भाई, ये किलोमीटर की है। लगातार भगते रहना है और डेली। तो 5 घंटे इज इनफ। बट आप बस थोड़ा सा जो है वो मैनेज करो। आंसर आंसर डिजाइनिंग की टेंशन मत लो। पेड ग्रुप आपने लिया हुआ है तो दिए गए नंबर पर बस कांटेक्ट करो। आपको प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर गाइडेंस है वो मिलेगा, और मैं तो आपको देता ही हूँ यहाँ पर। प्रीति मिश्रा ने आंसर लिखे हैं, वेरी गुड। आकांक्षा अग्निहोत्री, बहुत बढ़िया, इजी है। अच्छा, इन्होंने अपनी वो बताई हुई है कि फर्स्ट टाइम स्टेज पे गए थे तो पैर कब कबाने लगे थे। हाँ भाई, सबके साथ होता ही है ऐसा,
बहुत बढ़िया, बट देखो आपने उस डर को जो है वो निकाल फेंका। तो बहुत बढ़िया। आपकी आपकी पूरी मैं वो पढ़ता हूँ, आपके पूरे कमेंट्स जो है वो मैं देखता हूँ। देखो आप अब देखो कितनी बढ़िया चीज है वो लिखी है। इजी है, एक अकाउंट है उन्हें स्टूडेंट ने, कि उन्होंने जब से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच जो है वो लिया, पूरा ध्यान ये अपनी सिर्फ पढ़ाई पर जो है वो लगा रहे हैं। बिल्कुल यही चीज करनी है आपको, क्योंकि आपके देखो पेड कोर्स में फायदा ये होता है कि आपको बिल्कुल रेडी अपडेटेड मटेरियल जो है वो मिल जाता है, राइट। और बस आपको उस चीजों को एक एक करके रहे वो कवर अप करना है। ठीक है। गुरु दक्षिणा के रूप में 1 या 2 करोड़ फीस, 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ फीस देंगे, प्रॉमिस। बट आपको मुझे एसडीएम या डीएम बनने के साथ साथ सर्विस ड्यूरेशन में एटलीस्ट 10 करोड़ कमाने की ट्रिक बतानी पड़ेगी। बेटा ये ओपनली तो पहले बोलते नहीं है। और दूसरी बात, ये 10 करोड़ कमाने की तो ट्रिक होती ही नहीं है, 100 करोड़ से नीचे हम लोग बात नहीं करते हैं। हालांकि अभी मैंने कम कर दिया है, अभी ये अभी लाइजनिंग वाला काम नहीं हो रहा है अभी। पिछले साल बहुत हुआ था, बहुत प्रोजेक्ट्स आए थे पिछले साल। इस साल मैं थोड़ा सा अभी खुद एक्टिवेटेड जो है वो नहीं हूँ इस काम के लिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी मैं दूसरी चीज बैंकिंग वाले अपने उसमें फंसा हूँ पर्सनल प्रॉब्लम्स में। बाकी यार आप लोग के लिए 1-2 करोड़ रुपए मैटर ही नहीं करेगा यार। 1-2 करोड़ रुपए कोई अमाउंट होता है क्या? और दूसरी बात, गुरु दक्षिणा के रूप में 1-2 करोड़, 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ देंगे बेटा। जब 10 करोड़ रुपए कमाएंगे तो खुद छीन लेंगे आपसे। आप उसकी टेंशन मत लो पहले। पहले रेडी तो हो, पहले बनो तो, फिर उसके बाद वो खुद ब खुद गेम आपको समझ में आएगा। और फिर बनने के बाद मुझसे कांटेक्ट करना, क्योंकि अभी तो आपको फायदा मुझसे हो ही रहा है यहाँ पर, बट मेन जो आपको फायदा होगा वो बनने के बाद होगा। इट्स नॉट अबाउट करप्शन, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे। पूरी चीज लीगल होगी, पूरी चीज ऑन पेपर होगी, बट आएगा आपको बहुत मजा। ठीक है। कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना है बस। द पॉइंट इज दैट कि हम क्या करते हैं, कभी छोटी सी चीज के लिए एक ऐसे पेपर पे दस्तखत कर दिया जिसमें हजारों लोगों की जान जो है वो, या उनका लाइवलीहुड, उनकी आजीविका जो है वो जा सकती है। तो आप इतनी बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो कि आपके लिए 10 करोड़ 100 करोड़ मैटर नहीं करेगा बॉस। मैटर ही नहीं करेगा। क्योंकि एक चीज और मैं पता है आपको लाइफ की बताता हूं, कभी भी किसी के साथ मिलकर कोई बुरा काम मत करना, राइट। क्योंकि इसका एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पास आया, उस बोला सर यहां पर जो है मुझे प्लीज जमीन जो है वो एलोकेट करवा दो, क्लियरेंस दिलवा दो, उसके बदले में ये पकड़ो 25 करोड़। सीधे सीधे वो सामने ऑफर ही आएगा। आप बड़े जिले में रहोगे तो पहले दिन आपके पास 100 करोड़ से नीचे का ऑफर ही नहीं आना है। होता ही है। आप आईएएस पोजीशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोजीशन पे बॉस, 100 करोड़ से नीचे आपको वो मिलेगा ही नहीं बैग। 10-20 करोड़ तो बहुत छोटा अमाउंट है यार आज की डेट में, आप जिस पोजीशन पे रहोगे उसके लिए। तो जब इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पास जब आएगा ना, ये बैग रखेगा। अगर आपने वो बैग ले लिया उसका, तो नेक्स्ट जो मुलाकात होगी ना, उस मुलाकात में वो चेयर पे बैठा रहेगा और आप उसके साइड में खड़े रहोगे। अभी औकात ये थी आपकी कि आप चेयर पे थे, वो सामने आके रिक्वेस्टिंग वे में आपके सामने खड़ा था, और जहां आपने उससे वो चीज ले ली, वहां वो आपको दबाएगा। तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू इस सिचुएशन में। देखो यार वो कुर्सी ऐसी होती है, इतनी पावरफुल है। मैं यहाँ पे ज्ञान की बातें करूंगा जीएस पेपर 4 की, तो आपको मजा नहीं आएगा, राइट। तो बट क्लैरिटी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि जो ये सब चीजें होती है ना वो प्रैक्टिकलिटी में वो समझ में आती है। अगर अपना ईमान बेचोगे तो एक चीज जो है वो याद रखना, कि जिंदगी भर तक नफरत मिलेगी, और लोग जो है वो दबाएंगे, क्योंकि आपको डर भी रहेगा कि कल को इसने बता दिया मेरी इस हरकत के बारे में, क्योंकि उनके पास सब रिकॉर्ड रहेगा भाई। जो आपको इतना बड़ा अमाउंट देगा वो बेवकूफ नहीं है। वो बिल्कुल आपको फंसा के रखेगा, आपकी चुपके से रिकॉर्डिंग करके रखेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, एक थोड़ी बहुत चीजें नहीं होती हैं। तो इसलिए नेवर प्ले दैट गेम जिसके कारण आपको और आपके पूरे परिवार को झेलना पड़ जाए। नेवर प्ले दैट गेम। गेम खेलो, कमाना कोई बुरी बात नहीं है, कमाओ भाई, करोड़ों कमाओ। एक तरीका भी होता है कमाने का, राइट। आप जिस पोजीशन पे बैठोगे ना, उस पोजीशन पे आपकी पूरी फैमिली को आप आगे ले जा सकते हो, अपने आसपास के लोगों को आगे ले जा सकते हो। बिकॉज स्कीम आने से पहले आपको जो है पता रहेगा कि कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो होने वाला है, किस सेक्टर में सरकार सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रही है। गेम होता है ये टेंडर्स का। और जो ऊपर अधिकारी जो है बैठे रहते हैं, दे नो वेरी वेल कि किस रेट में पास होगा, और उस रेट के आसपास का टेंडर जो है वो निकाल लो। तो आप रियल एस्टेट सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर्स में बहुत जो है वो काम कर सकते हो, बहुत।
और आपकी फैमिली मेंबर फ्लरिश, पैसा जो है वो कमाएंगे। यही तो गेम, यही होता है। आपने एक पैसों के लिए अगर आप आईएएस की जो है वो तैयारी कर रहे हो, तो इंडिविजुअली आप खेल नहीं पाओगे। तो इंडिविजुअली अगर आप पैसा दिखाओगे तो आपका गेम ओवर। बट अगर आप फैमिली मेंबर को जो है फ्लरिश कर दोगे, अपने आसपास के लोगों को और इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। राइट, आप जो है वो मेनली जो है वो चीजें जो है वो बता रहे हो। अब जिसके बस की है वो चीज करना, वो कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली अप्रूवल जो है वो ऊपर से ही आएगा। राइट, आप तो जो है वो गाइडेंस दे रहे हो ना, इट इज अ काइंड ऑफ गाइडेंस। जैसे कि मैं कई बार आपको जो है बताता हूँ कि यार देखो, ये इस तरीके से चीजें करो तो ये फायदा मिलेगा, एंड यू फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग एंड यू गेट द बेनिफिट। दिस इज ओनली दिस थिंग। इसमें कोई वो नहीं है, कोई लीगल जो है वो पाथवे जो है वो नहीं है बिल्कुल भी। है ना, तो हमेशा लीगलाइज रखो अपने आप को, स्ट्रांग रहो, क्योंकि आप लीगल रहोगे ना तो दुनिया आपसे डरेगी। और जहां आपका ईमान जो है वो खराब हुआ, वहां दुनिया आपको दबाएगी। एज सिंपल एज दैट। श्वेता, वेरी गुड। श्वेता ने लिखा है, अच्छा आपने अपनी फ्रेंड को भी बोला है लेक्चर्स देखने के लिए, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप सपोर्ट जो है वो करते रहिए। और श्वेता ने लिखा है कि आई नीड योर गाइडेंस। मैं तो देता ही हूँ यार श्वेता, मैं आपको हमेशा बताता तो रहता हूँ, ये सब जो बातें मैं बोलता हूँ ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं। ध्यान से सुनोगे तो काफी फायदा मिलेगा। हो सकता है कई बार 10 से 1 मिनट में ज्यादा बात कर लूँ आप लोगों से, बट जो चीज बताऊंगा वो बिल्कुल सटीक काम की बताऊंगा। टीचिंग इन गवर्नमेंट स्कूल फॉर विच आई ट्रेवल टू नियर बाई डिस्ट्रिक्ट स्पेंडिंग 8 आवर आउटसाइड होम। तो हाँ, तो क्या हुआ, ये तो जॉब है ना आपकी 8 घंटे की। माई लॉस फूड वेरी लेस टाइम टू स्टडी, while in school I get a little time to study and try to utilize travel time, but in I have joined the course but there is too much to study sometimes I feel। देखो यार क्या होता है, सम दैट इज ट्रू श्वेता। होता क्या है कि कई बार बहुत ज्यादा मटेरियल सामने रखा रहता है, राइट, और उसके बाद फिर हमारा दिमाग जो है वो क्या करने लगता है कि अरे बाप रे इतना सारा पढ़ना है, प्रोकास्टिनेट करते हैं हम लोग, फिर लेजी हो जाते हैं। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आप अपनी टेबल पर आप अपने प्लेट पर सिर्फ उतनी चीज रखो जितनी आप खा पाओ। यस। अगर आप कई बार बोलते हैं ना कि यार इतना खाना देख के जी मचला गया, सुना आपने ये वाला टर्म कुछ लोगों से? मेरे मेरे से कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ। राइट, तो मेरे को तो मजा आता है ज्यादा खाना देख के। काफी सारे लोग एकदम जैसे जो होटल में बैठे रहते हैं दिन भर, जिनका काम ही होता है ये, तो उनका जी मचलाया हो रहा है। जैसे मम्मी लोगों को देख लो अपनी, जैसे आप लोग कुकिंग करते हो, राइट, तो आप लोग देखो कई बार ऐसा होता है ना, इतना ज्यादा खाना बना लो तो इच्छा ही मर जाती है खाने की, थोड़ा बहुत खा लो बस हो गया। है ना, ऐसा होता है, काफी बार होता है, राइट। तो द सेम थिंग हैपेंस विद स्टडी ऑल्सो। आपको सामने अपने टास्क रखने। फॉर एग्जाम्पल कि आपने को अपना टास्क आपने दिया कि चलो मुझे 15 दिन के अंदर एनसीईआरटी कवर करनी है, या मुझे 1 महीने में एनसीईआरटी कवर करनी है, या मुझे 90 डेज में एनसीईआरटी खत्म करनी है, 3 महीने ले लो, है ना। तो यू स्टिक टू द टारगेट, अपने डेली प्लान बनाओ, अपने डेली टारगेट्स करो। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये आपको बताया था वो चिट वाला मेथड, तो वो यूज करो, आपको उससे बेनिफिट काफी ज्यादा जो है वो मिलेगा। और आपके पास बैच में आप ऑलरेडी हो, तो आप सिर्फ उसके टास्क लो ना कि आज मुझे इसके 2 वीडियोस देखने हैं, करंट अफेयर्स का एक वीडियो देखना है, फिर अपने नोट्स बनाने हैं, फिर उसको रिवाइज करना है, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं करूंगी। तो होल डे में आपको ये चीज करनी है, सोना नहीं है उससे पहले। ठीक है, मैंने मैंने क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा था कि जिस जगह पर मास नेस्टिंग साइट होती है ऑलिव रिडले टर्टल की, उस जगह को क्या बोलते हैं? किसी ने इसका आंसर नहीं दिया। अरीबाड़ा होता है वो, अरीबाड़ा। उसको जो है वो अरीबाड़ा जो है वो कहते हैं। राइट, ये चीज एक बार सिविल सर्विसेज पूछ चुकी है। वेरी गुड गोल्डी, गोल्डी गोल्डी के भी आंसर आए, बहुत बढ़िया। मोहित आप भी आंसर दो, ऐसे काम नहीं बनेगा। दिव्य प्रकाश ने आंसर जो है वो दिए हैं, बहुत बढ़िया। से, सेजल ने लिखा है मुझे सिर्फ करंट अफेयर्स का बैच चाहिए। तो यार इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो आप, आपको जो है वो पूरी डिटेल्स है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको बता रहा था ये सब पूरे हमारे कोर्सेज है गाइस। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, प्रीलिम्स मेन सभी के। हरियाणा राजस्थान सीजीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और बिल्कुल ये ज्ञान सर है, ये ज्ञान सर के पेड कोर्सेज हैं, और सिलेक्शन तक की पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर करवाई जाती है। और मैं हूँ आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। तो हमारे आज जो है हमारा जो टॉपिक है, ये बेसिकली छूट गया था जो टॉपिक हमारे दो, उसको हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सभी को पता है क्या होता है, कि बाहर से इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी कंट्री के अंदर आता है, फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग जो है वो कहते हैं, है ना। तो इसी के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है।
तो न्यूज में ये आया है, जो चीज मैं बोलूंगा सिर्फ वही लिखना है, ठीक है। 2025 के लिए ग्लोबल एफडीआई ट्रेंड जो है वो क्या कहती है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी, इनकी एक रीसेंट रिपोर्ट रिलीज होती है जिसमें ग्लोबल एफडीआई यानी कि ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड का एनालिसिस दिया गया है। तो ये लिख लेना भैया, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर फॉर 2024। तो ये यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट है, याद रखिएगा, जो हम लोग को एनालिसिस प्रोवाइड करा रही है कि एफडीआई जो है वो किस प्रकार से आया है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 में ग्लोबल एफडीआई में डिक्लाइन देखा गया, लेकिन 2025 के लिए पॉजिटिव प्रोजेक्शंस दी जा रही हैं। इंडिया और आसियान जैसी उभरती हुई मार्केट में एफडीआई के प्रपोजल जो है वो काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ये सब आंकड़े वगैरह याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो चीज मैं बोलूंगा उस चीज पर जो है वो आपको मेनली फोकस करना है। तो पूरी दुनिया भर में क्या हो रहा है इस चीज पर हम बात करें, तो 2023 में पूरे दुनिया भर का एफडीआई फ्लो 5% गिर गया। अब ये क्यों गिरा तो आपको ऑलरेडी पता है यार, जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, चाहे वो यूक्रेन रशिया का मुद्दा ले लो, चाहे आप ये इसराइल पैलेस्टीन हमस इन सब का मुद्दा ले लो, चाहे वो अफगानिस्तान में तालिबान का टेंशन ले लो, राइट, चाहे आप जो है वो इधर साउथ चाइना सी में टेंशन ले लो, राइट, चाइना की तरफ। तो दुनिया के अफ्रीका में कितनी सारी कंट्रीज जो हैं जहां पर काफी सारी सिचुएशन जो है वो खराब है, राइट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम लोग को देखने को मिली। कौन से यस और नो। तो ये सब तो बहुत कॉमन चीजें जो बिल्कुल आपको याद हो जानी चाहिए। एंड डोंट वरी, अगर आप मुझे पहली बार फॉलो कर रहे हैं, जस्ट फॉलो फॉर एटलीस्ट 15 20 21 डेज, ठीक है। 21 डेज फॉलो करो, आपकी पर्सनालिटी में आपको चेंज जो है वो देखने को मिलेगा, आई गारंटी। और आपको चीजें याद होने लगेंगी, है ना। फिर एक तो ये जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, पूरे दुनिया भर में स्लो डाउन की स्थिति, हम लोग को इकोनॉमिक स्लो डाउन की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि ये इससे इनडायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड है। फिर पॉलिसी एंड अनसर्टेनिटीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है ना। और डेवलप कंट्रीज में एफडीआई इनफ्लो 8% गिरा, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़ा स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिला। ऐसा क्यों, क्वेश्चन ये बनता है ना कि डेवलप कंट्रीज में जो है वो क्यों हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि ये लिखा हुआ है कि एफडीआई इनफ्लो टू डेवलप कंट्री सर्च बाय 43%, टू डेवलप कंट्री, यानी कि सिंपल शब्दों में एक्चुअल डिक्लाइन जो है वो हम लोग को 8% का जो है वो देखने को मिला। तो ये कहा ये जा रहा है कि डेवलप कंट्रीज में एफडीआई इनफ्लो 8% गिरा है, जबकि डेवलपिंग कंट्री में थोड़ा स्टेबल परफॉर्मेंस हुआ है। अब यार इसलिए क्योंकि द पॉइंट इज दैट कि जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं, राइट, अब वहां पर अगर हम बात करें जॉब्स की, राइट, तो वहां के जो लोग हैं उनको एक हायर पे में जॉब जो है वो चाहिए, बट डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो लोग हैं तो वो लो पे में, लो वेजेस में जॉब करने के लिए रेडी रहते हैं। यस। और ऑब्वियस सी बात है कि अभी कोविड-19 के बाद मार्केट बहुत बुरी तरह से जो है वो गिरा था, और उसमें जो एक्चुअल जो सैलरी पहले मिलती थी लोगों को, उसके कंपैरिजन में आज की डेट में जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी भी कम हो गई है, प्लस वर्किंग आउटपुट जो है वो ज्यादा हो गया है, यानी कि आपको वर्क स्ट्रेस ज्यादा मिलेगा, सैलरी कम मिलेगी। तो ये इश्यूज आज की डेट में है, जिन सब इश्यूज को रिजॉल्व करना जरूरी है। अब मेजर फैक्टर जो है वो क्या है जिसके चलते हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार के इश्यूज जो है वो नजर आ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो रशिया यूक्रेन वॉर मैंने आपको बता दिया, यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर भी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से मुद्रा फीसदी जो बढ़ती जा रही है, उस प्रेशर की वजह से पूरे दुनिया दुनिया भर के इन्वेस्टर जो है वो चिंतित हो गए हैं, राइट। तो ये भी एक चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में गिरावट देखने को मिली। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट सभी लोग समझते हो, मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट। जब जो न्यू इन्वेस्टमेंट होता है यानी कि जीरो से, फॉर एग्जांपल आप अगर एक बिल्डिंग बना रहे हो, अगर आप एक प्लॉट खाली प्लॉट लेकर एक बिल्डिंग बना रहे हो तो वो हो गया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। फिर एक होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, यानी कि बिल्डिंग वहां पर ऑलरेडी आप उसकी मरम्मत करा रहे हो, राइट, तो वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हो गया। तो ये चीज, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में या ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में गिरावट देखने को मिली, लेकिन मर्जर्स और एक्विजिशन ट्रांजैक्शन स्टेबल जो है वो रहे, यानी कि आज की डेट में आप देख रहे हो काफी सारी कंपनीज जो है वो मर्ज हो रही हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जो हुई है तो वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर रही है। रेन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ इसमें हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि फ्यूचर यही है, सरकार भी रिन्यूएबल एनर्जी को जो है वो प्रमोट कर रही है, तो इस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा जो है वो अट्रैक्ट कर रही है सरकार अपनी पॉलिसीज के थ्रू।
क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, फिनटेक, स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, यानी कि डिजिटल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं। हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो कोविड-19 के बाद बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी अच्छा वो हम लोग को नजर आ रहा है। रीजनल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करें। रीजनल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स क्षेत्र के आधार पर, तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की तरफ देखो, तो यूएसए और कनाडा में एफडीआई गिरा है, लेकिन एआई और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हैवी इन्वेस्टमेंट हुई है। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस और रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से, यानी कि कानून में आने वाले चेंजेस की वजह से एफडीआई में स्लो डाउन देखने को मिला। ऐसे ही एशिया पैसिफिक क्षेत्र की बात करें तो चाइना में एफडीआई इनफ्लो स्लो हो गए हैं, लेकिन आसियान कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया और इंडिया ने ग्रोथ दिखाई है। अब इंडिया अब एशिया में एक टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन बन रहा है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर में, थैंक्स टू अवर पॉलिसी, कि हमारी पॉलिसी इतनी बेहतर है कि हम जो है वो पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी कंट्री के अंदर। लैटिन अमेरिका में रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एफडीआई ग्रोथ हो रही है। अफ्रीका में माइनिंग और डिजिटल इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट काफी पोटेंशियल दिखाते हैं, राइट। अफ्रीका के अंदर माइनिंग्स और ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही, तो इसमें उतना कुछ ज्यादा पढ़ने की रहे आवश्यकता नहीं है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ग्रीन ग्रीन इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ रही है, आपको पता है ना। पेरिस एग्रीमेंट और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनकी वजह से क्लाइमेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड बढ़ रहा है। सोलार, विंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट, इन इन सब एरियाज में, इन सब सेक्टर्स में एफडीआई ग्रोथ देखी जा रही है। फिर सोशल इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में, एजुकेशन, हेल्थ केयर और वुमेन इंपावरमेंट सेक्टर में एफडीआई काफी इंपॉर्टेंट है। बट इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। चैलेंजेस जो है वो किस प्रकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन्वेस्टमेंट में, कि रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, यहाँ पर काफी सारी पेपरबाजी होती है, काफी सारे कानूनी बैरियर्स आप कह सकते हो देखने को मिलते हैं, और फाइनेंस का रिस्क, और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट कोलैबोरेशन इसमें जरूरी है ताकि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जो है वो क्रिएट किया जा सके। अब देखो अब आगे क्या होगा, तो पहली चीज तो अगर हम बात करें फ्यूचर की, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो 2025 में एफडीआई रिकवरी होने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि पॉलिसी स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक रिफॉर्म इसका इंपैक्ट मतलब आने लगेगा, यानी कि हम जो पॉलिसीज में सुधार कर रहे हैं, इकोनॉमी में सुधार कर रहे हैं, तो उस पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और अभी तो हम बजट जो है वो पढ़ने वाले हैं, तो उसमें और मजा आएगा आपको। अभी एक दो दिन में बजट की से रिलेटेड भी टॉपिक आ जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। फिर जियो पॉलिटिकल रिस्क तो है ही, आपस में कंट्रीज जो लड़ रही हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स हम लोग को कई बार आपस में कंट्रीज के बीच में देखने को मिल जाता है, राइट। इकोनॉमिक रिसेशन जो हो रहा है, तो ये एफडीआई ग्रोथ को इंपैक्ट कर सकते हैं, तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना जरूरी है। गवर्नमेंट को इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पॉलिसीज में सुधार लाने पड़ेंगे। इंडिया, वियतनाम, ब्राजील जैसी उभरते हुए मार्केट जो है वो 2025 में एफडीआई के मेजर डेस्टिनेशन जो है वो बन सकते हैं। तो ये फैक्ट्स भी जो है वो थोड़ा सा पता होना जरूरी है। अब एफडीआई की परफॉर्मेंस इंडिया को लेकर क्या है, क्या इंडिया जो है वो इस चीज के लिए जो है वो तैयार है, तो इस पर जो है वो हम लोग चर्चा कर लें, तो इस पर बात करेंगे। तो इंडिया में एफडीआई इनफ्लो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है, तो ये तो दिमाग में आपको रखना ही है कि हमारे यहाँ एफडीआई आ ही रहा है। 2023 में 85 बिलियन यूएस डॉलर का रिकॉर्ड इनफ्लो जो है वो देखा गया। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इन सब मेजर इनिशिएटिव की वजह से मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इकोनॉमी में एफडीआई आई है। टॉप सेक्टर जो एफडीआई अट्रैक्ट करते हैं, चाहो तो लिख लो कि टॉप सेक्टर जो है वो कौन से हैं जो एफडीआई अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये लिख लेना आप, जो मैं भी आपको बताऊंगा। पहला सेक्टर आईटी एंड सॉफ्टवेयर, आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon ऐसी कंपनीज ने इंडिया में मेजर इन्वेस्टमेंट की है। दूसरा सेक्टर रेन्यूएबल एनर्जी, सोलार और विंड पावर प्रोजेक्ट्स में फॉरेन कैपिटल इनफ्लो बढ़ा है। तीसरा सेक्टर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तीसरा सेक्टर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला और दूसरे ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में ईवी प्रोडक्शन का एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जिसने सबसे ज्यादा एफडीआई जो है वो अट्रैक्ट करी है। और एफडीआई पॉलिसीज और रिफॉर्म के बारे में बात करें तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
हमारे यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में हमने एफडीआई जो है वो बढ़ाई है, लिख लो आप। हमारे यहाँ अलग अलग सेक्टर पर हमने एफडीआई जो है बढ़ाई है। ये आई थिंक यहाँ पर मेंशन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इंश्योरेंस के अंदर 74% तक एफडीआई अलाउड है। इंश्योरेंस में 74% तक, डिफेंस में 74% तक, डिफेंस में 74% तक, और और टेलीकॉम में 100%। टेलीकॉम में 100% एफडीआई जो है वो अलाउड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है। ठीक है। और सिंगल विंडो क्लियरेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। तो इंडिया जो जैसे जैसे गाइस बढ़ती आ रही है, ग्रो करती आ रही है, इसका कंज्यूमर मार्केट बढ़ रहा है, स्किल्ड वर्कफोर्स बढ़ रही है जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, और गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम एफडीआई अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। बट हमें पॉलिसीज पर ध्यान देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स को और रिजॉल्व करना पड़ेगा। डेटा लोकलाइजेशन और टैक्स पॉलिसीज फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टर के लिए थोड़ी सी चिंता वाली विषय है, तो इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एक्सपेक्टेशन यही है, भारत से ये उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर जो है वो बात कर रहे हैं, और इसलिए हमें स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी काफी ज्यादा जरूरी है। आईटी डिजिटल इकोनॉमी इन्वेस्टर्स को इंडिया में ह्यूज पोटेंशियल जो है वो दिख रहा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रिवेसी पॉलिसी पर क्लैरिटी चाहिए। इवन इंडिया में एफडीआई का फोकस अब सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं है, बल्कि सोशल इंपैक्ट और सस्टेनेबिलिटी पर भी हो रहा है। तो ये गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिस पर एक अच्छी जानकारी, अच्छा आइडिया जो है वो आप लोग को होना चाहिए। होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जितनी चीजें मैंने आपको बताई सिर्फ उतनी ही लिखनी थी, इसमें सिर्फ सुनने वाला टॉपिक था, समझने वाला टॉपिक था। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है, ये भी हमारा एक टॉपिक जो है वो छूटा था। अब ये टॉपिक गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज हमेशा इंटरेस्टेड होती है इस टॉपिक के ऊपर, जिसको हम लोग वेट रामसर वेटलैंड साइट्स का टॉपिक जो है वो बोलते हैं। तो हम इसी चीज के बारे में डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। दो इंडियन सिटीज हैं जिनका नाम है इंदौर और उदयपुर। यहाँ पर रिसेंटली हम लोग को जो है वो देखने को मिला है कि इनको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिला है, इंदौर और उदयपुर को, कि ये रामसर वेटलैंड साइट जो है वो बन गई है। तो ये न्यूज़ काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि इंदौर और उदयपुर इंडिया के पहले ऐसे शहरों में से हैं जो रामसर कन्वेंशन के अंडर जिनको मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटीज जो है वो बनाया गया है। ये रिकॉग्नाइजेशन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी के आसपास अनाउंस किया, मतलब अभी रिसेंटली जो है वो आज के दिन ही, अगर अपन बात करें 2 फरवरी, तो आज के दिन ही जो है वो अनाउंस करने की बात हुई है। तो ये लिख लो, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 फरवरी को। इंदौर मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान, ये जो सिटीज हैं, ये पहली इंडियन सिटीज जो है वो बन गई हैं जिनको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन जो है वो प्राप्त हुआ है, और ये सिटीज को मान्यता मिली है कि ये वेटलैंड सिटीज हैं रामसर कन्वेंशन के अंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 99% चांसेस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, स्टार मार्कर टॉपिक है। इंदौर उदयपुर जो है वो ग्लोबल लिस्ट में आ गए हैं। भोपाल मध्य प्रदेश को जो है वो मान्यता नहीं मिली, क्योंकि चिंता वहां पर इकोलॉजिकल इंपैक्ट से रिलेटेड है। जो भोज वेटलैंड पर जो रोड प्रोजेक्ट जो प्रपोज किया गया है, उसको लेकर इन्होंने भोपाल को हटा दिया इस लिस्ट से। बेचारा भोपाल। आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। तो आपको ये समझना सबसे पहले तो जो है वो जरूरी है कि रामसर कन्वेंशन क्या है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज रामसर कन्वेंशन। तो पहले ये समझेंगे हम लोग, यहां पर है क्या रामसर कन्वेंशन का आइडिया? नहीं, चलो मैं बता दूंगा आपको, और आपको पता होना ही चाहिए। ये आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट में काफी डिटेल में जो है वो पढ़ाया जाता है। तो पहला पॉइंट ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमि, जिसको हिंदी में बोलते हैं। सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो ऐसा एरिया जो एक जहां पर जो बेसिकली एक इकोटोन होता है। इकोटोन समझते हो? ये भी एक टर्म है, एनवायरमेंट के अंदर आप पढ़ोगे। जहां पर जमीन खत्म हो रही है और पानी शुरू हो रहा है, उसके बीच का एरिया, दलदली टाइप का कीचड़ वाला एरिया। ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा प्रजातियां होती हैं। ये एक प्रकार का आप कह सकते हो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यहां पर लोगों की आजीविका जुड़ी होती है, काफी सारे फार्मर्स कमाते हैं इस क्षेत्र से।
काफी सारी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक हेल्दी इकोसिस्टम को अगर आपको स्टडी करना है तो वेटलैंड की हेल्थ को स्टडी करके पता लगाया जा सकता है कि यहाँ का इकोसिस्टम कैसा है। तो वेटलैंड प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रजातियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये सर्टिफिकेशन मिलने का मतलब है कि ये जो दो सिटीज हैं, इन्होंने अपने वेटलैंड्स को सस्टेनेबली मैनेज किया है, और जिससे लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन हो सके, यानी कि लंबे समय में संरक्षण प्रक्रिया जो है वो हो सके। तो ये सर्टिफिकेशन मिलता कैसे, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो रामसर कन्वेंशन के तहत सिटीज को 6 इंटरनेशनल क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं, जो इकोसिस्टम कंजर्वेशन और वेटलैंड प्रोटेक्शन पर फोकस करते हैं। इन क्राइटेरिया का पर्पस यह है कि शहरों में अर्बन डेवलपमेंट के साथ साथ वेटलैंड का प्रोटेक्शन हो सके। यानी कि सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो कुछ नहीं है, ये वेटलैंड सिटी एक्रीडिशन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन है कि भाई एक सिटी जो है वो अपने वेटलैंड को जो है वो आर्द्र भूमि को जो है वो क्या कर रही है, संरक्षित कर रही है, बस। और इसको रामसर कन्वेंशन के अंडर जो है वो रखा गया है कि उस सिटी के अंदर अर्बन डेवलपमेंट भी हो रहा है और इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन भी हो रहा है। तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल सी चीज है ये तो, है ना। इससे रिलेटेड थोड़ा नोट्स बनाओगे आप। तो स्कीम यही चीज पर फोकस करती है कि भाई आप अपने यहाँ पर डेवलपमेंट भी करो और साथ ही साथ वो भी करो, और वेटलैंड को प्रोटेक्ट करो, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करो। तो पूरे दुनिया भर में 74 सिटीज को ये मान्यता मिल चुकी है। चाइना के पास सबसे ज्यादा एक्रीडेटेड सिटी है, ये लिख लेना भैया। चाइना के पास टोटल 22 सिटीज जो है जिनको मान्यता मिली है इस प्रकार की। फिर फ्रांस 9 सिटीज को मान्यता मिली है, और ये भी लिख लेना पूरे दुनिया भर में ये जो सिटीज हैं वो टोटल 74 हम लोग को देखने को मिल रही हैं। समझ रहे हो, रामसर वेटलैंड सिटी 74 है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन पूरे दुनिया में वेटलैंड कंजर्वेशन को जो है वो प्रमोट करता है। और इंडिया के लिए अचीवमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि इंडिया अपने अर्बन अर्बन डेवलपमेंट में, हम लोग जो शहर में विकास कर रहे हैं उसमें हम लोग इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंदौर और उदयपुर का ये रिकॉग्नाइजेशन इंडिया के वेटलैंड मैनेजमेंट प्रयासों को पूरे दुनिया भर में हाईलाइट करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है ये। अब भोपाल के केस की बात करें, बेचारा भोपाल कैसे पीछे हट गया। तो ये सक्सेस स्टोरी सिर्फ इंदौर और उदयपुर तक लिमिटेड नहीं है। भोपाल भी रामसर रिकॉग्नाइजेशन के लिए नॉमिनेट हुआ था, लेकिन वो मान्यता प्राप्त नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि भोपाल में एक ऐसा रोड प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से भोज वेटलैंड को इकोलॉजिकल डैमेज का खतरा है, इसीलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब भोज भोज वेटलैंड के बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। भोज वेटलैंड एक रामसर साइट है सिंस 2002। देखो, रामसर साइट्स आर डिफरेंट और रामसर सिटीज आर डिफरेंट, है ना। तो सिटीज अभी हमारे पास जो है वो इंदौर और उदयपुर है। बहुत इंपॉर्टेंट, 99%। मैंने बोला नहीं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, देख लेना आप, 99%। इसमें देखो, अपर लेक है भोपाल के अंदर, बहुत बढ़िया जगह है, कभी आप आओगे तो मैं आपको घुमाऊंगा, मैं वहीं पर ही रहता हूँ। लोअर लेक है, सिटी ऑफ लेक्स है ना, बड़ी ब्यूटीफुल जगह है। अपर लेक तो आप देखोगे यार, आप अधिकारी बन के जब आओगे ना, तो यहाँ पर एक लेक व्यू अशोका करके एक वो है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। और वहां पर जब आप आओगे तो आपकी पूरी व्यवस्था वहीं पर ही होगी, आपका खाना पीना से लेकर सब कुछ, क्योंकि वो मध्य प्रदेश वालों का है, और जितने भी ऑफिसर्स हैं वहीं पर मिलते हैं। यहाँ पर रिपल्स करके एक वो है बार, इसके यहाँ पे, अब देखो मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। जैसे आप इसके 5th फ्लोर पर जाओगे तो बहुत ब्यूटीफुल सा नज़ारा आपको अपर लेक का दिखाई देता है, बिल्कुल लग्जरी है ये पूरा। मतलब मेरा ऑलमोस्ट एक एक दो हफ्ते में जो है वो करीब 2-3 बार जाना यहाँ पर होता ही है, क्योंकि पूरे ऑफिसर्स पूरे यहीं पर मिलते हैं, और वो भी उनकी फेवरेट जगह रिपल्स। रिपल्स बेसिकली बार होता है, तो बहुत अच्छा है वो भी। बट उससे उससे ज़्यादा अच्छा मुझे जैनमा लगता है। बट यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, इस अशोका लेक व्यू का, अपर लेक यहाँ से डायरेक्टली दिखता है। एनीवेज, तो 2002 से भोज वेटलैंड को जो है वो ये मिला हुआ, ये लिख लेना, ठीक है। भोज वेटलैंड ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश भोपाल में है। और इसको रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मिला हुआ है 2002 से रामसर साइट का, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब देखो, भोज वेटलैंड एक इंपॉर्टेंट रामसर साइट है, इसमें अपर लेक और लोअर लेक शामिल है। ये वेटलैंड ना सिर्फ बर्ड्स और एनिमल्स का घर है, बल्कि भोपाल के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज, फ्लड मिटिगेशन और क्लाइमेट रेगुलेशन का भी काम करता है। इसके नजदीक में ही वन विहार नेशनल पार्क भी है, जो भी बहुत ब्यूटीफुल है। वहां पर आप बढ़िया अपनी
गाड़ी जो है वो अंदर ले जाकर पूरा घूम सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल। वहाँ का मेरा भालू फेवरेट है वहाँ का। वहाँ पर एक भालू रहता है, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं बीच बीच में जाकर उससे मिलता रहता हूँ। अब आगे की बात करें तो इंदौर और उदयपुर दोनों शहरों में इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो अर्बन इकोसिस्टम को सस्टेन करती हैं। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, जैसे भोपाल को कहा जाता है। जहां जहां पिचोला लेक, फतेह सागर लेक और स्वरूप सागर लेक है। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, ये वाला आ सकता है। जैसे मैंने भी आपको बोला ना कि इससे रिलेटेड 99% चांसेस है क्वेश्चन आएंगे, तो क्या पता आपसे वेटलैंड ना पूछ लिए, पूछ ले बताओ पिचोला लेक कहाँ पर है या फतेह सागर लेक कहाँ पर है, ऐसा आ सकता है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए उदयपुर में। इसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं उदयपुर को, ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है, ठीक है। लिख लो ये जो फैक्ट्स बोल रहा हूँ वो पूरे लिख लो। और फिर इंदौर के अंदर लोटस लेक, चोरल डैम, पिपलिया लेक, राइट, सिरपुर लेक, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। क्लैरिटी रखनी है बस। क्लैरिटी जहां हुई वहां गेम आपका है। अरे यार क्या भूल गया, एक मिनट रुकना, कुछ गलती से। हाँ, आगे बढ़ते हैं अपन। बस यही यही था इस टॉपिक के अंदर, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की प्रजातियां वगैरह भी रहती हैं जिनके बारे में भी लिखने की जो है आवश्यकता नहीं होती कुछ खास, राइट। बेसिक प्रजाति है। देखो वन विहार नेशनल पार्क जो मैं भी आपको बता रहा था, भोपाल में है ये, ठीक है, क्योंकि नेशनल पार्क से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो मान्यता जो इंडिया के वेटलैंड कंजर्वेशन प्रयासों को एक नई दिशा जो है वो दे रही है। अगले स्टेप्स के लिए हमें और सिटीज को रामसर कन्वेंशन के अंडर नॉमिनेट करना होगा, लोकल गवर्नेंस को स्ट्रांग करना होगा और पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना होगा। ये सब स्टेप्स हमारे वेटलैंड को फ्यूचर में सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक, और इसी के साथ आज का सेशन हमारा एंड होता है। मैंने आपको बोला ही था बड़ा सेशन है नहीं, इसलिए मैंने आज थोड़ी ज्यादा बात भी कर ली आप लोगों से। और बस, तो अब मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद गाइस।